हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं एलजी के दो लेटेस्ट विंडो एसीज को। एक तरफ है एलजी का ड्यूल इन्वर्टर विंडो एसी और एक तरफ है एलजी का नॉन इन्वर्टर विंडो एसी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एलजी का नॉन इन्वर्टर विंडो एसी भी बाजार में आ चुका है, 2026 में ही लॉन्च हुआ है। इनका आईसीर वैल्यू भी सेम है, इनकी कूलिंग कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, बिजली की खपत भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अब ऐसे में कंफ्यूजन होना तय है कि हमें कौन सा एसी लेना चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूं कि फीचर्स में काफी फर्क होगा दोनों ही एसीज में और उसी की हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस को देखकर एसी को खरीदना चाहते हो तो आप आंख बंद करके नॉन इन्वर्टर एसी खरीद सकते हो क्योंकि वो आपको ऑलमोस्ट 10,000 रुपए सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सारा कंपैरिजन देखने के बाद डिसाइड करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तब आप एक फैसले पर पहुंच पाओगे कि आपके लिए इन दोनों एसीज में से कौन सा बेस्ट रहेगा। कंपैरिजन की स्टार्टिंग करते हैं मॉडल नंबर से ही, और मॉडल नंबर भी दोनों के काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर आपने गलत पढ़ लिया तो हो सकता है आप गलत एसी खरीद लो। ये रहा नॉन इन्वर्टर एसी का मॉडल नंबर जिसमें आपको C18 लिखा हुआ मिलेगा, और ये रहा ड्यूल इन्वर्टर एसी का मॉडल नंबर जिसमें Q18 लिखा मिलेगा। बाकी पूरा का पूरा मॉडल नंबर एज इट इज सेम है, लेकिन एक है नॉन इन्वर्टर का और एक है ड्यूल इन्वर्टर एसी का। अब ये दोनों ही 2026 के लेटेस्ट मॉडल्स हैं और अब हम इनका पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कूलिंग की, क्योंकि एसी लेना ही कूलिंग के लिए है। तो कूलिंग के मामले में दोनों एसी कैसे हैं, चलिए बात करते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी की कूलिंग की बात करें तो 4850 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी है और यही इसकी 100% कूलिंग कैपेसिटी भी है। एक नॉन इन्वर्टर एसी है तो आप समझ सकते हो कि कूलिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, वो हमेशा अपनी फुल पावर से ही चलता है। तो ये जो टनेज बनता है ये 1.38 टन बनता है। वहीं पर ड्यूल इन्वर्टर विंडो एसी की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी 4700 वॉट की है जो 1.35 टन बनता है, लेकिन यह अपनी कूलिंग को एक्सपैंड भी कर सकता है और एक्सपैंड होने के बाद इसकी कूलिंग 5000 वॉट तक चली जाती है। 1.42 टन आप इसे कह सकते हो। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि 5000 वॉट पर एसी थोड़े ही टाइम के लिए चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो 5000 वॉट से ही कूलिंग करता रहेगा, क्योंकि वो एक्सपेंडेबल कूलिंग है। वो तब आपको यूजेबल होती है जब आपको ज्यादा कूलिंग की जरूरत हो। अदरवाइज इन्वर्टर एसीज हमेशा पावर सेविंग मोड में ही चलते हैं जब डिजायर टेम्परेचर अचीव हो जाता है। तो अगर आपके कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो ये मान के चलिए कि वो हाई पावर पर ही चलता रहेगा और इन्वर्टर एसी होने के बावजूद ज्यादा बिजली खाता रहेगा क्योंकि वो ज्यादा कूलिंग भी डिलीवर कर रहा है। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी की कूलिंग 4850 वॉट के हिसाब से ही रहेगी। चाहे आपके कमरे के अंदर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वो अपनी कूलिंग को एक्सपैंड नहीं करेगा। यानी कि कंप्रेसर जब ऑन होगा तो वो फुल पावर से ही कूलिंग करेगा। और इसमें आपको मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। अगर उसकी स्टैंडर्ड कूलिंग कैपेसिटी देखोगे तो वो 4700 वॉट की है और मैक्सिमम देखोगे तो 5000 वॉट की है, इसकी बीच में आती है। तो बहुत ज्यादा नोटिसेबल फर्क आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप बेशक इन्हें एक जैसे कमरों में लगाकर देख लीजिए, फिर भी आप पता नहीं कर पाओगे कि किसकी कूलिंग ज्यादा है। यह बस ऑन पेपर है, रियल लाइफ यूसेज में इसका इतना पता नहीं लगता है। तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म रहता है आपका कमरा और आप चाहते हो कि लगातार 100% से ही आपका जो एसी है वो कूलिंग करता रहे, तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। अब आते हैं इनके कंप्रेसर टाइप पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूल इन्वर्टर वाला जो एसी है उसके अंदर ड्यूल रोटरी कंप्रेसर का यूज किया गया है, यानी कि वो एक वेरिएबल स्पीड्स पर चलने वाला इन्वर्टर कंप्रेसर है।
वेरिएबल स्पीड्स पर चलने वाला जो कंप्रेसर होता है वो अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। जब आपने कमरे के अंदर मान लो 26 डिग्री पर एसी चला रखा है, सेट कर रखा है, जब आपके कमरे में 26 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो इन्वर्टर वाला जो कंप्रेसर होता है वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है और उस स्पीड के ऊपर सेट हो जाता है जितनी कूलिंग आपके कमरे के अंदर रिक्वायर्ड है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। अब वो हो सकता है 500 वॉट पर चलता रहे, हो सकता है 350 वॉट पर चलता रहे, वो डिपेंड करता है कि आपके कमरे में कितनी कूलिंग की जरूरत है। और वहीं पर नॉन इन्वर्टर वाला जो एसी होता है उसका कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है, उसमें एक साइकिल चलता है, जैसे ही 26 मेंटेन कर लेगा तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा कमरे के अंदर तो कंप्रेसर फिर से ऑन हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ऑन ऑफ की साइकिल चलती है, जिससे आपको रूम के अंदर टेम्परेचर में वेरिएशन नोटिस होती है। आपको पता लगता है कि किस समय कंप्रेसर ऑफ हो रखा है और किस समय ऑन हो रखा है, कूलिंग से पता लग जाता है। लेकिन अगर आपको स्टेबल कूलिंग चाहिए, पता ही ना लगे, रेगुलर मतलब आपके कमरे के अंदर कूलिंग आती रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो आपको फिर इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर एसी डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि आपको स्टेबल टेम्परेचर मिल सके बिना किसी वेरिएशन के। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और यह भी बहुत लोगों को परेशान करता है एसी लेने के बाद और पहले भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल किस एसी का ज्यादा आएगा यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर सबसे पहले हमें आईसिर की बात करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन दोनों की आईसिर सेम है, तो ये 3.40 आईसिर के साथ आते हैं और इनको 3 स्टार रेटिंग का लेबल दिया गया है। क्योंकि विंडो एसीज की आईसिर अलग होती हैं, इसीलिए इसका जो आईसिर वैल्यू है वो नए स्टार रेटिंग लेबल्स के अनुसार 3 स्टार रेटिंग के स्लैब में आता है, इसीलिए इन दोनों एसीज को 3 स्टार रेटिंग का लेबल इशू हुआ है। पावर कंजम्पशन की बात करें, जो लेबल के ऊपर सीजनल एनर्जी कंजम्पशन लिखा होता है वो इन्वर्टर एसी का 1070 होगा, यानी 1070 यूनिट्स पर सीजन के हिसाब से उस पर मेंशन होता है। और वहीं पर नॉन इन्वर्टर एसी का स्टार रेटिंग लेबल पर लिखा हुआ सीजनल एनर्जी कंजम्पशन 1104 यूनिट रहेगा। अब आप देखिए कि क्या बहुत ज्यादा फर्क है इनमें, सिर्फ 30-35 यूनिट का फर्क है, वो भी पूरे सीजन में। तो ऐसे में बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन का या इलेक्ट्रिसिटी बिल का फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी एसी को लेकर। बहुत ज्यादा हुआ तो 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा, लेकिन दोनों ही एसी काफी किफायती हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के मामले में या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में, या आप यूं कहो कि दोनों ही एसी काफी पावर एफिशिएंट हैं। एसी की बात कर रहे हैं तो बिल्ड क्वालिटी की बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी को कंपेयर किए बिना हम इस फैसले पर नहीं पहुंच सकते कि हमें कौन सा एसी खरीदना चाहिए। और यकीन मानिए बिल्ड क्वालिटी के मामले में इनका लेटेस्ट नॉन इन्वर्टर एसी किसी से कम नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है। इसमें आपको ब्लू फिन टेक्नोलॉजी मिलती है कंडेंसर कॉइल में, यानी कंडेंसर कॉइल की जो फिन्स रहेंगी वो ब्लू कलर की आपको मिलेंगी, और एक स्पेशल ब्लू कलर की कोटिंग ये कॉइल के यू बेंड्स पे भी करते हैं, जो आगे कॉइल होती है कूलिंग वाली उसके। और इन्वर्टर एसी में आपको ब्लैक कलर की कोटिंग मिलती है कॉइल के यू बेंड्स पर, लेकिन कॉइल के जो फिन्स होंगे वो बिना कोटिंग के ही रहेंगे, दोनों, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी का कंडेंसर कॉइल ब्लू कलर का आपको मिलेगा, आगे वाला उसका भी बिना कोटिंग के ही मिलेगा। सिर्फ कॉपर के जो यू बेंड्स हैं उन पर कोटिंग कर रही है कंपनी आगे की कॉइल में, एक में ब्लू कर रही है, एक में ब्लैक कर रही है। इन्वर्टर एसी में ब्लैक कर रही है और नॉन इन्वर्टर एसी में ब्लू कलर की कर रही है। और नॉन इन्वर्टर एसी 3 स्टार रेटिंग का है तो हैवी ड्यूटी तो बनाना ही पड़ेगा। इसका आगे का जो कॉइल है वो 3 रो का है और जो पीछे का कंडेंसर कॉइल है वो डबल रो का है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि डबल रो का हैवी ड्यूटी कंडेंसर इसमें लगाया गया है, जो कूलिंग बहुत शानदार करेगा और हाई एम्बिएंट में भी आपको कूलिंग देता रहेगा। एम्बिएंट टेम्परेचर की बात हो ही रही है तो एम्बिएंट वर्किंग टेम्परेचर भी जान लेना चाहिए दोनों एसीज का। दोनों ही एसीज का एम्बिएंट वर्किंग टेम्परेचर बिल्कुल सिमिलर है, 54 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आपके यहां काफी ज्यादा गर्मी भी पड़ती है तो भी ये दोनों एसी आपको अच्छी कूलिंग देते रहेंगे।
नॉन इन्वर्टर एसी की बात हो रही है तो नॉइस लेवल्स की भी बात होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी का जनरली नॉइस काफी ज्यादा होता है और ऐसा ही यहां भी आपको देखने को मिलेगा। इनका जो इन्वर्टर एसी है उसके नॉइस लेवल्स 44 dB रहेंगे और जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसके 50 dB रहेंगे। अब इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो नॉन इन्वर्टर वाला एसी है वो जब भी चलेगा, यानी जब भी उसका कंप्रेसर चल रहा होगा तो वो इतनी ही नॉइस देगा, यानी 50 dB की। जबकि इन्वर्टर एसी वाला जो नॉइस लेवल है वो वेरिएशन में रहेगा। जब कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम कर लेगा तो नॉइस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो साइलेंट एक्सपीरियंस भी आपको दे सकता है जब वो अपनी मिनिमम वोल्टेज पे चल रहा होगा। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में आपको नॉइस आएगी ही आएगी जब कंप्रेसर चल रहा होगा। बाकी 44 dB भी काफी ज्यादा होता है। अब वो इसीलिए होता है क्योंकि विंडो एसी में हाई पावर की बड़ी मोटर लगी होती है जो दोनों पंखे घुमाती है, आगे का ब्लोअर और पीछे का पंखा। तो इसीलिए हाई पावर की मोटर यूज की जाती है और जब ये दोनों पंखे घूमते हैं तो एयर कटिंग की भी काफी आवाज आती है। इसीलिए विंडो एसी का जनरली नॉइस लेवल ज्यादा ही होता है। अब बात करते हैं हम फीचर्स की, और फीचर्स में आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आएगा क्योंकि एक इन्वर्टर एसी है तो उसमें अलग फीचर्स आपको मिलते हैं। एक तरफ है फिक्स स्पीड कंप्रेसर वाला एसी तो उसमें फीचर्स काफी कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो इसमें आपको एक टर्बो मोड मिल जाता है, स्लीप मोड मिल जाता है, एनर्जी सेवर मोड मिल जाता है, ड्राई मोड, फैन मोड, कूल मोड ये मिलते हैं, यानी फीचर जो हैं वो बेसिक होते हैं। वहीं पर आप इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो इन्वर्टर एसी में आपको 4-in-1 कूलिंग का फीचर मिलता है, यानी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कूलिंग को, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं एसी की टनेज को। इसमें आपको वर्किंग वोल्टेज रेंज देखने को मिलता है जिसको स्टेबलाइजर फ्री बोला जाता है। इसमें सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर होता है और 4-वे एयर डायरेक्शन का भी फीचर आपको मिलता है। लेकिन 4-वे ऑटो स्विंग नहीं है, ऑटो स्विंग 2-वे ही है। 4-वे एयर डायरेक्शन है सिर्फ, यानी लेफ्ट टू राइट अगर आपको एयर फ्लो चाहिए तो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें 4-वे ऑटो स्विंग है। वहीं पर नॉन इन्वर्टर एसी वाले मॉडल की बात करें तो वो साइड एयर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है और उसमें भी 4-वे एयर डायरेक्शन होता है, लेकिन ऑटो स्विंग 2-वे ही होता है। उसमें लेफ्ट टू राइट वाला ऑटो स्विंग चलता है और अप एंड डाउन वाला आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। अब बात करते हैं वारंटी की, और वारंटी के बारे में जानकर हो सकता है आप इन्वर्टर एसी ना लें, नॉन इन्वर्टर एसी खरीद लें, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी की वारंटी बहुत ही अट्रैक्टिव दे रहा है एलजी अपने इन्वर्टर एसी की वारंटी देता है 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव, 5 इयर्स ऑन पीसीबी और 10 साल कंप्रेसर पर। ये तो आप जानते ही हो, इनके जो स्प्लिट एसी होते हैं उसमें भी यही वारंटी देता है ये। लेकिन जो इनके नॉन इन्वर्टर एसी आए हैं उनके कंप्रेसर पर भी ये 10 साल की वारंटी दे रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी रहेगी 1 साल की। इसमें कोई कंट्रोलर नहीं होता है तो इसमें पीसीबी की वारंटी नहीं दी जाती है। इसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी होती है और एक कंप्रेसर की वारंटी होती है। अच्छी बात यह है कि एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर भी एलजी 10 साल की वारंटी ऑफर कर रहा है, जबकि बाकी ब्रांड्स नॉन इन्वर्टर टाइप के कंप्रेसर पर सिर्फ 5 साल की देते हैं ना। लेकिन देखिए एलजी ने कितना अच्छा कंप्रेसर लगाया है कि उस पे कितना ट्रस्ट है एलजी को कि वो 10 साल कहीं नहीं जाने वाला। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ये आपको अब नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर होगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं प्राइस की। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एसी का प्राइस 10,000 रुपए सस्ता है और वो है नॉन इन्वर्टर एसी। अगर आप इनका 1.5 टन 3 स्टार ड्यूल इन्वर्टर विंडो एसी खरीदने का सोच रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 41,000 के आसपास पैसे खर्च करने होंगे आज की डेट में, वो भी HDFC कार्ड ऑफर लगाने के बाद। लेकिन अगर आप इनका नॉन इन्वर्टर टाइप में विंडो एसी खरीदना चाहते हो 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग का, तो वो आपको 31,000 के आसपास मिल जाता है आज की डेट में HDFC कार्ड का ऑफर लगाने के बाद। तो यानी कि दोनों ही एसीज को आप ऑफर लगाने के बाद कुछ सस्ते में खरीद सकते हो, लेकिन आपस में जो इनका डिफरेंस है वो 10,000 रुपए का है।
अब ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा एसी लेना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या 10,000 रुपए देना जायज है। क्या इन्वर्टर एसी आपको इतना फायदा देगा कि वो आप 10,000 रुपए कवर कर लोगे? बिल में तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि बिल तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही आने वाला है। हो सकता है 200-400 रुपए एक्स्ट्रा आ जाए नॉन इन्वर्टर एसी का, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा कि आप 10,000 रुपए पूरे कर लो। दूसरी बात, नॉइस लेवल अगर आपको कम चाहिए तो आप इन्वर्टर एसी पर जा सकते हो, अदरवाइज नॉन इन्वर्टर एसी भी अच्छा ऑप्शन है। विंडो एसी में आवाज आती ही आती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होने की वजह से जब कंप्रेसर अपनी स्पीड लो कर लेता है तो नॉइस लेवल्स भी कम हो जाते हैं। कूलिंग की तो मैं बात कर ही चुका हूं कि कूलिंग ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाली है आपको। हां, कुछ फीचर्स हैं, अगर आपको वो चाहिए तो फिर आपको ड्यूल इन्वर्टर एसी ही लेना होगा, जैसे कन्वर्टेबल फीचर हो गया, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस हो गए। इन सारी चीजों के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा इन्वर्टर एसी पर और खर्च करने पड़ेंगे 10,000 रुपए ज्यादा। और नॉन इन्वर्टर एसी की अगर बात करूं तो इसमें आपको एक खर्चा और करना पड़ेगा, और वो है स्टेबलाइजर के लिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसीज में वर्किंग वोल्टेज रेंज नहीं होती है, इसीलिए आपको उसके साथ स्टेबलाइजर जरूर लगाना पड़ता है। अगर आपके यहां पर लो वोल्टेज रहती है या हाई वोल्टेज हो जाती है, और इस चीज का कभी पता नहीं लगता है, वोल्टेज कभी भी हाई लो हो सकती है, तो ऐसे में कंप्रेसर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, बार बार ट्रिपिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप एक स्टेबलाइजर लगा लेते हो तो उससे कंप्रेसर तक पूरा करंट पहुंचता है, जिससे आपकी कूलिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीद रहे हो किसी भी ब्रांड का, तो उसके साथ आपको एक स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए। तो यहां तक हमने पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन कर लिया है दोनों ही एसीज का। अब आप खुद से समझ पाओगे कि आपको कौन सा एसी लेना है। अगर आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो, बजट टाइट है, तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत सॉलिड है, कूलिंग भी सॉलिड है, सिर्फ एक दो फैंसी फीचर नहीं है जो सिर्फ आपको इन्वर्टर एसी में ही मिलते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर इन्वर्टर एसी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहां पर आपको एक तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और दूसरा रिस्क रहता है पीसीबी खराब होने का। 5 साल तक तो कंपनी की वारंटी में रहेगी, लेकिन 5 साल के बाद अगर खराब हुई तो आपको काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इन्वर्टर एसी पहले भी महंगा मिल रहा है, और बाद में अगर उसमें कोई खराबी आई तो मेंटेनेंस भी उसकी एज कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी महंगी पड़ेगी। वहीं आपको एक फायदा भी होगा कि हो सकता है आपको स्टेबलाइजर ना लगाना पड़े उसके साथ, अगर आपके यहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करती है। जो नॉन इन्वर्टर एसी में आपको 2 से 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है स्टेबलाइजर पर, वो आपका बच सकता है इन्वर्टर एसी लेने पर। लेकिन जो प्राइस में 10,000 रुपए का डिफरेंस है, ये जो खाई है बहुत बड़ी प्राइस की, ये नहीं भर पाएगी बेशक आप 10 साल एसी चला लो। तो ऐसे में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा एसी लेना बेटर है, अगर आप 3 स्टार रेटिंग में एलजी का एसी देख रहे हो तो। इन दोनों ही एसीज के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं, और अगर आपको खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं। आई थिंक फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी सेल चल रही है, अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हैं तो आपको ऑन स्क्रीन भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप Amazon से खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा एसी अच्छा लगा और क्यों। और अगर आप और भी चीजें खरीदना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो बेस्ट ऑफर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता रहता हूं, जिसका QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इसको स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस पर डेली बहुत सारी डील्स मैं पोस्ट करता हूं जो आपके काम की हो सकती हैं, क्योंकि पैसा बच रहा है, डील्स मिल रही हैं, किसको बुरी लगती हैं। इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके काम की कोई डील आए तो प्रोडक्ट खरीद लीजिए। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।